हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईक्यू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कैसे हो आप सब? आप आई होप आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और आपकी इसी प्रिपरेशन को पावर डोज देने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साथ में उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत मोस्ट होते हैं, जिनमें हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दो प्रकार बताओ। तो प्रजनन के प्रकार के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें प्रजनन के बारे में पता होना चाहिए। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। कोई एक जीव अपने ही समान एक नया जीव उत्पन्न करता है, उसके इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रजनन। प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के अंदर नर और मादा दोनों जनक का होना आवश्यक है, जबकि अलैंगिक प्रजनन के अंदर केवल एक ही जनक उपस्थित होता है। लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में आगे और हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डीपली। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर अलैंगिक प्रजनन होता है और अलैंगिक प्रजनन के अंदर भी जो बहुविखंडन की विधि है वो इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर के अंदर निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो प्रक्रिया कहाँ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें निषेचन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलकर प्रक्रिया करते हैं और एक भ्रूण को तैयार करते हैं, उसे कहा जाता है निषेचन। और ये प्रक्रिया होती है जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन तंत्र होता है, उसके अंदर जो अंडवाहिका होती है फिलोपियन ट्यूब, उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन है और इसके अंदर इस तरीके से क्रिया होती है जिसके अंदर एक ही जनक होता है। कायिक प्रवर्धन उन पौधों में पाया जाता है जिनके अंदर जड़ों से, तनों से या फिर उनकी पत्तियों से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे आलू के तने से एक नया पौधा बन जाता है, गुलाब के पौधे के तने से एक नया पौधा बन जाता है। तो कायिक प्रवर्धन उसे कहा जाता है जिसके अंदर पौधों से ही एक नया पौधा तैयार हो जाता है, उसकी जड़ों से, तनों से या फिर पत्तियों से। अगला क्वेश्चन है, दो उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताओ। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जिसके अंदर नर और मादा दोनों जनक होते हैं। और एक लिंगी पुष्प उसे कहा जाता है उसमें केवल या तो नर जनन अंग होता है या फिर मादा जनन अंग होता है। तो उभयलिंगी पुष्पों के नाम गुड़हल है, सरसों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका के अंदर डीएनए दो जगहों पर स्थित होता है, एक होता है कोशिका का केंद्रक और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया अंग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जनन अंग कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पौधों में जनन अंग पुष्पों या फलों के अंदर होते हैं। पुष्प जो होता है पौधों का, फूल और जो फल होते हैं उनके अंदर जनन अंग होते हैं। गर्भ निरोधन हेतु रासायनिक विधि लिखो। गर्भ रोधन हेतु रासायनिक विधि। महिलाएं जो होती है गर्भ रोधन के लिए दो प्रकार की गोलियों का सेवन करती है। गर्भ रोधन के लिए मुख गोलियां और योनि गोलियां, और ये दोनों गोलियां हार्मोन की बनी हुई रहती है। इनका कार्य होता है अंडाशय के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है उसको रोकने का ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर व मादा जनन अंग के नाम बताओ। पुष्प के अंदर नर जनन अंग होता है पुंकेसर, जिसे पुमंग भी कहा जाता है। मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर, जिसे जयांग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशीय जीवों के नाम बताओ। एक कोशीय जीव उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है, और वो है हमारे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम और यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य बताइए। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों के अंदर ये हार्मोन पाया जाता है और इसका काम होता है पुरुषों के अंदर प्रजनन की क्षमता को स्वस्थ रखना और उनकी मांसपेशियों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य बताओ। प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है जिसका निर्माण तब होता है जब मादा गर्भ धारण कर लेती है।
गर्भ धारण जब करती है तो एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जो क्या करता है, उस माता के रक्त से पोषण को और ऑक्सीजन को शिशु तक पहुंचाने का कार्य करता है और ये शिशु के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर भी निकालता है। अगला क्वेश्चन है, फूल के विभिन्न भागों के नाम बताओ। तो फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर जिसे पुमंग भी कहा जाता है और स्त्री केसर जिसे जयांग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, STDs का पूरा नाम क्या है और इसके 2 उदाहरण बताओ। STH जो होता है ये पुरुषों के अंदर होने वाली ऐसी यौन संचारित बीमारी है। इसका पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इसके उदाहरण के रूप में जो रोग है वो है HIV, हेपेटाइटिस, जननांग दाग आदि। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्पों में क्या अंतर होता है। एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें जन्म के लिए केवल एक ही जनन अंग होता है, या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर, उसे कहा जाता है एक लिंगी पुष्प जिसके अंदर पपीता और तरबूज आते हैं। अगला है उभयलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें दोनों जनन अंग होते हैं, पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है, उन्हें कहा जाता है उभयलिंगी पुष्प, जैसे गुड़हल और सरसों। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण व परपरागण में क्या अंतर है। तो स्वपरागण और परपरागण क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पुष्प की अनुदैर्घ्य काट जो होता है उसको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि उसके कितने भाग होते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ पे पुष्प की संरचना दे रखी है और ये सभी उसके भाग हैं। तो यहाँ इस डायग्राम से हमारे 3-4 क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। पहला, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्प की संरचना बताइए और उसके भागों को समझाइए, तो आपको ये डायग्राम उसमें बनाना है। अगला, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि पुष्पों के अंदर जनन अंग कहाँ होता है, तो उसका आंसर भी आपका इसी डायग्राम में छुपा है। तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि पुष्पों के अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग क्या है, उसके नाम बताइए, तो उसका आंसर भी आपके इसी डायग्राम में छिपा है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्पों के अंदर बीज निर्माण कैसे होता है, तो उसको भी हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे जो ये आपको आगे वाला सिरा दिखाई दे रहा है, इस सिरे को कहा जाता है परागकोश और ये सिरा जिससे जुड़ा हुआ रहता है, ये जो पतली नलिकाएं होती है, तने होते हैं, इनको कहा जाता है तंतु। और ये दोनों किसके भाग होते हैं, ये पुंकेसर के भाग होते हैं। पुंकेसर क्या है, नर जनन अंग है जिसे पुमंग भी कहा जाता है। दोबारा से समझिए, ये जो इसका सिरा है, ये वाले जो सिरे होते हैं इन्हें कहा जाता है परागकोश और ये जो नलिकाओं से या तंतु से जुड़े रहते हैं इन्हें कहा जाता है तंतु। ये दोनों के दोनों भाग पुंकेसर के हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है जिसे पुमंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये वाला जो ऊपर का आपको ऑरेंज कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र और ये जो नलिका है इसे कहा जाता है वर्तिका। और इस नलिका के अंदर जो नीचे वाला जो बॉटम वाला सिरा है यहाँ पे होता है अंडाशय और ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं स्त्री केसर के। स्त्री केसर क्या है, मादा जनन अंग है जिसे जयांग भी कहा जाता है। अगला देखिए, ये 2 पार्ट हो चुके हैं पुष्प के। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है पंखुड़ी जिसे दल कहा जाता है। ये वाला जो पिंक कलर का पार्ट है ये सारा का सारा पंखुड़ी में आता है। ये यहाँ पे जो आपको नीचे सपोर्टर के रूप में पत्तियां दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है बाह्य दल। अब देखिए इसके अंदर किस परागण के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम परागण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये परागकोश है और इसके अंदर होते हैं परागकण। ये परागकण जब वर्तिकाग्र में चले जाते हैं तो इसे कहा जाता है परागण। ये परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है एक ही पौधे के अंदर जब परागण की क्रिया होती है तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। जैसे एक फूल है, उस फूल के अंदर इस परागकोश से निकलकर वो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर अगर गिर जाता है तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। या फिर एक पौधे के एक फूल से दूसरे फूल में जो क्रिया होती है उसे भी कहा जाता है स्वपरागण। स्वपरागण के अंदर किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसके अंदर जो नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं वो एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। अगला देखिए,
पौधों में लैंगिक जनन, पौधों का जनन अंग पुष्प या फूल या फल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, स्त्री केसर, दल पंखुड़ी और पुंकेसर। अब देखिए निषेचन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। नर युग्मक पुंकेसर से मिलता है और मादा युग्मक जो होता है स्त्री केसर से निकलता है। और ये दोनों प्रक्रिया कहाँ पे होती है, जो अंडाशय है वहां पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। इन दोनों से युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद में भ्रूण बनता है और उसके बाद में बीज का निर्माण होता है। तो ये वाली क्रिया कहाँ पे होती है वो देखिए। परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है और उसके बाद में इस वर्तिका के थ्रू वो कहाँ आता है, नीचे अंडाशय में आता है। अंडाशय के अंदर जब मादा जनन अंग से मादा युग्मक मिल जाता है तो यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद बीज का निर्माण होता है। तो ये वाला जो भाग है मादा जनन अंग, जो ये वाला है, इसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब ये परागण और स्वपरागण के बारे में आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है, अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया में कौन कौन से प्रजनन होते हैं, नाम लिखो। तो अमीबा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है। तो इस तरीके से ये इनमें प्रजनन होते हैं। अब इनको थोड़ा सा डीपली जब हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन क्या है। उत्तक संवर्धन का मतलब होता है किसी पौधे के उत्तक या कोशिका से एक नए जीव का निर्माण करना, उत्तक संवर्धन कहलाता है। और ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके अंदर एक ऐसे पौधे का निर्माण किया जाता है जो उत्तक और कोशिका से बनकर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, वीर्य कैसे बनता है। तो शुक्राशय के अंदर वीर्य का निर्माण होता है। शुक्राशय के अंदर शुक्र जनित नलिका होती है जिनमें कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं जब पुरुष के सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उससे मिलकर शुक्राणु का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन प्रक्रम को समझाइए, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। भ्रूण लिंग निर्धारण क्या है, इसे क्यों निषेध किया गया। तो प्रसव से पहले ही लिंग का पता करना भ्रूण लिंग निर्धारण कहलाता है। इसे निषेध इसलिए किया गया क्योंकि जो कन्या भ्रूण हत्या है और जो कन्याओं का लिंगानुपात है वो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से इसे निषेध किया गया। लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर बताओ। लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर बताओ। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इस जनन में दो जनक जीवों नर व मादा दोनों का होना आवश्यक है। दोनों युग्मों को मिलने से नए जीव का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल जनक से ही संतति उत्पन्न होती है और ये संतति का जो आकार व आनुवंशिक रूप होता है वो जनक के समान ही होता है। ये होता है लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में। अब अलैंगिक जनन में और भी बहुत से टाइप होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसको हम समझते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बीज बनने के प्रक्रम को समझाइए। तो हमने बीज पुष्पों के अंदर बीज किस तरीके से बनता है उसको हमने समझ लिया है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां है। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन में विखंडन की प्रक्रिया होती है और विखंडन के अंदर दो तरह के विखंडन होते हैं। द्विखंडन जिसके अंदर दो भाग में बट जाते हैं, बहुविखंडन जिसके अंदर बहुत सारे भागों में बट जाते हैं। अगला इसका प्रकार होता है मुकुलन। मुकुलन के अंदर क्या होता है, पौधे से ही एक छोटा सा भाग निकल जाता है और वो धीरे 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 परिपक्व होने के बाद में उस पौधे से अलग हो जाता है, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बीजाणु निर्माण। अगला है पुनरुद्भवन। अगला है कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन और लास्ट है खंडन। तो ये सारे के सारे प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के अंदर। अलैंगिक जनन के अंदर ये सारी विधियां होती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, तो इसके बारे में समझते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए सूचनाओं का भंडार होता है। इसके अंदर वो सभी सूचनाएं होती है जो हमें हमारे जनक के द्वारा मिलती है। शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को करता है कोशिकाएं, और कोशिकाओं को कब क्या कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देता है डीएनए। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के जो केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं।
अगला देखिए, डीएनए की प्रकृति किसे कहते हैं। डीएनए की प्रतिकृति कहा जाता है। डीएनए के समान ही एक नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। डीएनए के एक अणु से डीएनए के दो अणु बनते हैं जो एक नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। तो डीएनए प्रतिकृति का जन्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के द्वारा क्या होता है, डीएनए के अणु बनते हैं और उन अणुओं से क्या बनती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन व बहुखंडन में क्या अंतर है। तो द्विखंडन और बहुखंडन, द्विखंडन एक अलैंगिक जनन है और बहुखंडन भी एक अलैंगिक जनन है। तो इसको अंतर को समझते हैं। द्विखंडन, इस विधि में जनक कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद खुद को दो समान भागों में बांट लेती है। एग्जाम्पल में है अमीबा और पैरामेशियम। अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार से होता है, ये हमारे पास में अमीबा है और अमीबा के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर देखिए कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसे हम कहेंगे जनक कोशिका। ये बीच में इसके सेंटर है, ये सेंटर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला और लंबा हो जाएगा। उसके बाद में ये जो कोशिका द्रव्य है ये दो भागों में बट जाएगा। बटने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि इनके केंद्रक में अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ हमें समान दो संतति कोशिकाएं मिल गई, तो इसे कहा जाता है द्विखंडन और ये अमीबा में पाया जाता है। अगला देखिए, बहुविखंडन क्या होता है। ऐसा विखंडन जिसके अंदर जो कोशिका होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे कहा जाता है बहुविखंडन। ये बहुविखंडन प्लाज्मोडिया में होता है प्रजनन के दौरान। देखिए यहाँ पे ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। केंद्रक जो है वो बहुत सारे केंद्रक में विभाजित हो जाता है। उसके बाद में उसके बाहर झिल्ली तैयार हो जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं उसके बाद में ये जो जनक कोशिका होती है इसकी ये बाहर की झिल्ली फट जाती है और ये सारे डॉटर सेल रिलीज हो जाते हैं। यह बहुविखंडन है जो एक अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए काई प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों। कुछ ऐसे पौधे हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो देते हैं, तो उन पौधों में क्या किया जाता है, काई प्रवर्धन की क्रिया की जाती है ताकि उनसे एक नया पौधा जो है कम टाइम में बहुत शीघ्र तैयार किया जा सके। अगला है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो शुक्राशय की भूमिका ये होती है कि शुक्राशय के अंदर शुक्राणुओं का द्रव होता है और ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और उनकी गति के लिए माध्यम की तरह कार्य करता है। प्रोस्टेट क्या करता है, प्रोस्टेट एक क्षारीय द्रव्य होता है और ये शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहा जाता है, इसके बारे में बोला गया है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है एक कोशिका विभाजन है और इसके अंदर जो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जो जनक कोशिका होती है उसकी आधी रह जाती है, इसलिए इस विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर उसकी जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 है तो वो जो संतति कोशिका तैयार होगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या 1-1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसके भागों के कार्यों को समझाइए, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए व मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके बुक के अंदर जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करके आप इसको डायग्राम को तैयार कीजिए। उसके बाद में इसके जो भाग हैं वो भाग हैं, नर जनन तंत्र में 3 भाग होते हैं, शुक्र, शुक्राशय, शुक्र वाहिका और मूत्र मार्ग। जबकि मादा जनन तंत्र होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग ये है, अंडाशय, अंडवाहिका जिसे फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है, गर्भाशय और योनि। अगला क्वेश्चन है, बीज निर्माण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो जो पुष्प का संरचना हमने बनाई थी जिसको हमने समझा था, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है स्त्री केसर वाला, जिसके अंदर आपको क्या करना है, बीज निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। तो जो पुंकेसर का परागकोश होता है वहां से परागकण वर्तिकाग्र में गिरता है, वर्तिकाग्र में गिरने के बाद वर्तिका के थ्रू वो अंडाशय में जाता है और वहां अंडाणु से मिलकर नए बीज का निर्माण करता है। हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है और अमीबा के द्विखंडन को बताइए। तो अमीबा के द्विखंडन को हमने समझ लिया है, अब हम समझते हैं हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है।
इस विधि में जब जीव परिपक्व हो जाते हैं तो उसके शरीर के एक भाग से कलिका निकल जाती है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रा की संरचना दे रखी है और ये हाइड्रा क्या होता है, जब परिपक्व हो जाता है तो इससे एक उभरा हुआ भाग निकल जाता है, इसे कहा जाता है कलिका या बर्ड। ये क्या होता है, ये जो जनक हाइड्रा होता है इससे इसको पोषण मिलता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और ये अपने जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और हमें नया हाइड्रा मिल जाता है। इसे कहा जाता है मुकुलन। ये क्रिया हाइड्रा में भी होती है और यीस्ट में भी होती है। ये भी एक अलैंगिक जनन होता है जिसके अंदर दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक जनक की ही आवश्यकता होती है। तो आज हमने चैप्टर जो हमारा जीव जनन कैसे करते हैं उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देखे और साथ में वो क्वेश्चंस भी देखे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।